आज करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण तथ्य 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर 2023 से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, पूरी एक साल के करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगी मैं। देखिए, गुजरात घोषणा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में गुजरात घोषणा के रूप में पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज जारी किया है। पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आयोजित किया गया है। सह मेजबानी आयुष मंत्रालय है और स्थान गांधीनगर गुजरात है। ठीक है, भारत के WHO GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का मेजबान है, क्योंकि 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। भारत का सदस्य देशों का समर्थन करने और शिखर सम्मेलन के कार्य एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए WHO की क्षमताओं को बढ़ाएगा। उद्देश्य इसका क्या है, जो देख लेते हैं। यह सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण प्राप्त करने के लिए पारंपरिक चिकित्सा की वैश्विक प्रतिबद्धता और दोहन क्षमता की पुष्टि करता है। यह विज्ञान की दृष्टि से पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता को दोहन करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में पारंपरिक दक्षताओं को एकीकृत करने के लिए उत्प्रेरण के रूप में कार्य करेगा। गुजरात घोषणा पत्र में निम्नलिखित को आगे लागू करने के प्रयासों को बढ़ाने की बात की गई है। साक्ष्य आधारित TCIM पारंपरिक मानार्थ एकीकृत चिकित्सा हस्तक्षेप, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज UAC के लक्ष्य में इनके समर्थन में दृष्टिकोण और स्वास्थ्य संबंधित सभी सतत विकास लक्ष्य SDG। हाल ही में अब क्वेश्चन लगा लेते हैं हम इसका कि हाल ही में गुजरात घोषणा के रूप में किस संगठन ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज जारी किया है। तो WHO किया है, अभी ऊपर पढ़े थे WHO। पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो गुजरात में किया गया था। भारत का कौन सा मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी किया है, तो आयुष मंत्रालय किया है। प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता समक्ष तिग्राही PM दक्ष योजना के बारे में पढ़ेंगे। PM दक्ष योजना भारत के हैसियत पर रहने वाले समुदायों को लाखों लोगों को सशक्त बनाती है। उद्देश्य की लक्ष्य समूह की योजना के तहत स्तर को बढ़ाकर उन्हें अनेक सामाजिक आर्थिक विकास लिए स्वच्छ रोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों में रोजगार योग बनाना। एजेंसी यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है। प्रमोशन कौन है, 2020 और 21। लक्षित समूह है SC OBC EBC और DNT सफाई कर्मचारी जिनमें कचरा बीनने वाले आदि शामिल है। आयु मानदंड कौन है, 18। आयु कितना है इसका, तो 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। आयु मानदंड कूड़ा बीनने वाली और DNT सहित अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारी के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। तो और OBC के लिए वार्षिक पारंपरिक आय 3 लाख रुपये से कम होना चाहिए। EBC आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय जो है 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। प्रशिक्षण की लागत कौशल विकास और उन्नति मंत्रालय द्वारा जारी समान मानदंडों के अनुसार यह पाठ्यक्रम की अवधि के अनुसार भिन्न होती है। प्रशिक्षण उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और मूल्यांकन के सफल सम्मान के बाद प्रमाण प्रदान किया जाएगा। 2020-21 से 2022-23 के दौरान कुल जो है 10,07,156 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और यूरोपीय PM दक्ष के तहत 213.83 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। PM दक्ष योजना कब प्रमोजित किया गया था, तो 2020-21 में किया गया था। PM दक्ष योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। PM दक्ष योजना के तहत आयु मानदंड कितनी रखी गई थी, तो 18 से 45 रखी गई थी। अब पढ़ते हैं मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कौन लाया था, चर्चा में था कि हरियाणा लाया था। इसका विस्तार रूप से हम पढ़ते हैं। ठीक है, मेरा बिल मेरा अधिकार हाल ही में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय राजस्व सचिव द्वारा गुरुग्राम में लॉन्च किया गया था। मेरा बिल मेरा अधिकार एक
चालान प्रोत्साहन योजना था। उद्देश्य है कि ग्राहकों द्वारा सभी खरीद के लिए बिल मांगने की संस्कृति को प्रोत्साहित करना। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा प्रस्तुत है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश असम, गुजरात, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं के बीच GST जागरूकता को बढ़ावा देना, जिन्हें बिल मांगने के लिए प्रेरित किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये लेन देन GST प्रणाली का हिस्सा है। प्रत्येक माह के अंत में नकद पुरस्कारों के लिए कुछ चालानों की पहचान लॉटरी द्वारा की जाएगी। यह पहल मासिक और त्रैमासिक ड्रॉ के माध्यम से 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब क्वेश्चन लगा लेते हैं कि हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो हरियाणा सरकार द्वारा। हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। G20 3 प्रमुख ट्रैक में कौन करता है? इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, शेरपा ट्रैक करता है, ब्रिक्स ट्रैक करता है, संघाई समूह करता है। बाकी थापा ट्रैक है वो नहीं करता है, इस कारण से गलत है। अब पढ़ते हैं G20 के कार्यक्रम। ठीक है, 18वां वार्षिक G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन नई दिल्ली की प्रगति मैदान भारत मांडन में होगा। G20 यह ग्रुप ऑफ ट्रेंडी दुनिया की प्रमुख विकसित और अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। इसमें 19 देश शामिल हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, UK, USA और यूरोपीय संघ EU। सामूहिक रूप से G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा है, जो कि इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच बनाता है। अब इसका क्वेश्चन है कि G20 की कार्यधाराएं देख लेते हैं। G20 की जो कार्यधाराएं हैं 3 प्रमुख ट्रैक में काम करता है। पहला शेरपा ट्रैक जो आधिकारिक, ब्रिक्स ट्रैक आधिकारिक और संघाई समूह जो कि अनौपचारिक है। ठीक है, शेरपा ट्रैक मतलब 2008 में फोरम के नेताओं का शिखर सम्मेलन बनाने के बाद शेरपा ट्रैक की स्थापना की गई थी। इसमें राष्ट्राध्यक्षों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। उद्देश्य किया कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और निवेश जैसे सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित है। प्रत्येक प्रतिनिधि को शेरपा के रूप में जाना जाता है। यह पर्वतारोहण क्षेत्र का रूपक है, जहां शेरपा को भारी सामान उठाना या पर्वतारोही को सहायता करना होता है। कार्य समूह शेरपा ट्रैक के भीतर 13 कार्य समूह है, जिनमें कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी और संस्कृति कार्य समूह आदि शामिल है। अब ब्रिक्स ट्रैक के बारे में पढ़ लेते हैं। 3 था ना, वित्त ट्रैक के बारे में पढ़ते हैं कि फाइनेंस ट्रैक की शुरुआत वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के एक समूह के रूप में हुई है और 1999 के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण ट्रैक था, क्योंकि वहाँ कोई शेरपा ट्रैक नहीं था। नेतृत्व कौन करता है? तो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर करता है। बैठक जो है वर्ष में 4 बार, 2 बैठकें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IIMF की बैठकों मौके पर आयोजित की जाती है। अब उद्देश्य इसका क्या है कि यह मुख्य रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, वित्तीय विनियमन, वित्तीय समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वस्तुकला और कराधान जैसे राजकोषीय और सामौद्रिक नीति मुद्दों पर केंद्रित है। वर्गीकरण ग्रुप है कि आज इसके 8 वर्गीक ग्रुप है, जिनमें फ्रेमवर्क वर्गीक ग्रुप, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्टिफैक्ट्स वर्गीक ग्रुप और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्गीक ग्रुप शामिल है। फिर सहभागिता समूह, तीसरा क्या था? सहभागिता समूह। उसको देख लेते हैं कि अनौपचारिक ट्रैक में संघाई या नागरिक समूह शामिल है। ये समूह अक्सर G20 नेताओं के लिए सिफारिश के मसौदा तैयार करते हैं, जो कि नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान करते हैं। सहभागिता समूह इस प्रकार है: बिजनेस 20, सिविल 20, लेबर 20, पार्लियामेंट 20, साइंस 20, SAI 20, स्टार्टअप 20, थिंक 20, अर्बन 20, महिला 20 और यूथ 20। 18वां G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था?
तो सबको जानता था कि बहुत चर्चा में था, प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ था। G20 कितने प्रमुख ट्रैक में काम करता है? तो 3 करता है, अभी भी वो पढ़े थे। G20 3 प्रमुख ट्रैक में काम करता है, इनमें से कौन नहीं है? तभी पढ़े थे, शेरपा ट्रैक है, बीट ट्रैक है, संघाई समूह, पर थापा ट्रैक नहीं है। शेरपा ट्रैक आधिकारिक की स्थापना कब की गई थी? तभी भी पढ़े थे कि वर्ष 2008 में किया गया था। शेरपा ट्रैक के भीतर कितने कार्य समूह? 13 समूह हैं। शेरपा ट्रैक के भीतर 13 कार्य समूह हैं, इनमें से कौन कौन शामिल है? तभी पढ़े थे, कृषि है, भ्रष्टाचार विरोधी है, संस्कृति है, सभी है। G20 में औपचारिक ट्रैक कौन होता है? तीज होता है संघाई समूह, ठीक है। समुद्री अवसंरचना पर्यवेक्षण योजना MIPC पढ़ेंगे क्या है? PP, सही। रक्षा राज्य मंत्री ने हाल ही में द्विवार्षिक नौसेना कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में समुद्री अवसंरचना प्रशिक्षण योजना MIPC 2023 से लेकर 37 जारी की है। उद्देश्य है कि MIPP का लक्ष्य अगले 15 वर्षों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण योजना मॉडल के माध्यम से नौसेना की बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को सिंक्रनाइज और लागू करना। योजना दस्तावेज टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण पर सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार है। यह PM गति शक्ति परियोजना, आपदा लचीलापन, नेट शून्य में संक्रमण आदि पर व्यापन नीति निर्देशों को अनुपालन में भी है। भारतीय नौसेना सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल की अग्रदूत रही है, क्योंकि इसने चालू वित्तीय वर्ष में अपने आधुनिकीकरण बजट का 70% अधिक स्वदेशी खरीद के लिए निर्धारित किया है। क्वेश्चन लगा लेते कि रक्षा राज्य मंत्री ने हाल ही में द्विवार्षिक नौसेना कमांडर सम्मेलन के किस संस्करण में समुद्री अवसंरचना प्रक्षेपण योजना 2023 से लेकर 2037 जारी किया है? तो ये जो दूसरा संस्करण है। अब हम पढ़ते हैं 16 सितंबर से 2023, 16 सितंबर के देख लेते हैं कि SCRIT सिस्टम क्या है? भौतिक विदों ने अल्पसंख्यकों नाभिक के अंदर देखने का एक तरीका ढूंढ लिया है। परमाणु नाभिक को देखना। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हंस गिगर और अर्नेस्ट मार्शडेन नामक 3 वैज्ञानिकों ने एक पतली सोने की पन्नी को विकिरण के संपर्क में लाया है। पन्नी में परमाणु द्वारा किरणों को कैसे विक्षेपण किया गया था, इसके आधार पर उन्होंने यह पता लगाया कि प्रत्येक परमाणु का एक संघन केंद्र होता है, जहां उसका द्रव्यमान और सकारात्मक चार्ज केंद्रित होता है। 17 साल पहले रॉबर्ट हॉफस्टन ने एक टीम का नेतृत्व किया था, जिसने पतली भीन पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की थी। इलेक्ट्रॉनों की उच्च ऊर्जा ने उन्हें नाभिक की जांच करने की अनुमति दी। प्रत्येक मामले में भौतिक विज्ञानी अन्य कणों का उपयोग करके अस्थिर परमाणुओं को अंदर और फिर अनेक नाभिक को अंदर देखने में समझ थे। अब जापान में एक्सेलेरेटर आधारित विज्ञान के लिए रिटेन निशना सेंटर के शोधकर्ताओं ने इस परंपरा में एक बड़ी छलांग लगाई है। पिछले प्रयोगों में पतली भीन का उपयोग किया गया था, जिसे पकड़ना आसान था। नया वाला अधिक परिशिष्ट है, जिसमें CGM 137 परमाणु के नाभिक को पकड़ने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन उनके साथ बातचीत कर सके। SCRIT की नामक प्रणाली का उपयोग करके। SCRIT के लाभ क्या है, जो देख लेते हैं। शोधकर्ताओं ने उन्हें सक्रिय करने के लिए एक कण त्वरण में इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया और फिर उन्हें यूरेनियम कार्बाइड के एक ब्लॉक में तोड़ दिया। इससे CGM 137 आयनों इलेक्ट्रॉनों से अलग किए गए परमाणु की एक धारा उत्पन्न हुई और CGM के इस आइसोटोप का आधार जीवन लगभग 30 वर्ष है। फिर आयोजन को SCRIT प्रणाली में ले
जाया गया, जो कि सेल्फ कमांडिंग रेडियो एक्सप्रेस आइसोटोप आयन टारगेट का संक्षिप्त रूप है। यह विधि हमें आयनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत आकर्षक बल का उपयोग करके लक्ष्य आयनों को इलेक्ट्रॉन बीम के साथ 3 आयनों में फंसाने में सक्षम बनाती है। अब क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। कितने वर्ष पहले रॉबर्ट हफस्टर्न ने एक टीम का नेतृत्व किया था जिसने पतली भिन्न पर इलेक्ट्रॉनिक को बमबारी की थी? ती जो था अभी भी पढ़े थे 70 वर्ष पहले। सीजीएस के रूप में आइसोटोप का आधार जीवन लगभग कितना वर्ष है? तो ये जो 30 वर्ष है, ठीक है। ISI मार्क पढ़ लेते हैं क्या है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने घटिया उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुनः प्रयोजित पानी को बोतलों और विभिन्न प्रकार के बर्तनों के लिए प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। खुदरा विक्रेताओं को निर्धारित समय के भीतर स्टॉक खाली करने के लिए जागरूकता किया जाएगा, क्योंकि गैर BIS प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री को BIS अधिनियम उल्लंघन माना जाएगा। BIS मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से उत्पाद को नमूनों का परीक्षण करने के बाद लाइसेंस दिए जाएंगे। भारतीय मानक संस्थान ISI और भारतीय मानक ब्यूरो BIS ISI को अब BIS भारतीय मानक ब्यूरो को नाम से जाना जाता है। अच्छा, पहले ISI आई था और अब उसको BIS माना भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। यह उपभोक्ता वस्तुओं और उद्योगों वस्तुओं के लिए गुणवत्ता को मानक निर्धारित करता है। यह प्रत्येक उत्पाद की गुणवत्ता और मानक की पुष्टि करता है और उन्हें प्रमाण चिन्ह देता है। 1986 के कानून के अनुसार BIS को प्रमाण प्रदान करने की अनुमति है। भारत में कुछ उत्पादों की बिक्री के लिए ISI लेबल अनिवार्य है। कोई भी विनिर्माण कंपनी जो अपने उत्पाद या सेवा के लिए BIS मानदंडों को पूरा करती है, ISI प्रमाणीकरण के लिए अर्हता प्राप्त कर सकती है। BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसे BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया है। BIS का उद्देश्य है वस्तुओं को मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाण की गतिविधियों और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों का समझपूर्ण विकास करना। BIS कई तरीकों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ट्रेसेबिलिटी और मूर्त लाभ प्रदान कर रहा है। सुरक्षित, विश्वसनीय गुणवत्ता वाले सामान प्रदान कर रहा है, नामकीकरण और प्रमाणीकरण परीक्षण के माध्यम से। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस वर्ष के कानून के अनुसार BIS को प्रमाण प्रदान करने की अनुमति है? तो 1986 के तहत। BIS के माध्यम से इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कौन सा कथन है, BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जी बिल्कुल सही। BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया था, जी ये भी बिल्कुल सही। 1986 के कानून के अनुसार BIS को प्रमाण प्रदान करने की अनुमति दी है, इसलिए 3 कथन तीसरा जो नहीं सही होगा, क्योंकि 86 यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है। BIS का उद्देश्य वस्तुओं को मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाण की गतिविधियों और उससे जुड़े या उससे आकस्मिक मामलों का सामंजस्यपूर्वक विकास करना है। तो जी हाँ, तो 1, 2, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 1 घंटे के व्यापार निपटाना प्रणाली क्या है, चर्चा में क्यों था, जो देख लेते हैं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी 1 घंटे में कारोबार निपटान प्रणाली लागू करने की योजना बना रहा है। T+1 के वर्तमान चक्र का मतलब है कि व्यापार संबंधित निपटान वास्तविक लेन देन के 24 घंटों के भीतर होता है। सेबी अब कहता है कि वह सौदों का निपटाना 1 घंटे में करेगा। व्यापार निपटाना दो तरफा प्रक्रिया है, जिसमें निपटान तिथि पर ध्यान और प्रतिभूतियों का हस्तांतरण शामिल होता है। एक व्यापार समझौता तब
पुराना माना जाता है। जब किसी सूचीबद्ध कंपनी की खरीदी गई प्रतिभूतियां खरीदार को सौंप दी जाती है और विक्रेता को पैसा मिल जाता है। T+1 के वर्तमान चक्र का मतलब है कि व्यापार संबंधित निपटान वास्तविक लेन-देन के 1 दिन या 24 घंटों के भीतर होना चाहिए। T+1 चक्र में हस्तांतरण इस वर्ष जनवरी में लागू हुआ। भारत चीन के बाद शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। भारत 1 घंटे की व्यापार निपटान प्रणाली वर्तमान T+1 निपटान चक्र के तहत यदि कोई निवेशक प्रतिभूतियों को बेचता है तो पैसा अगले दिन व्यक्ति को खाते में जमा हो जाता है। 1 घंटे के निपटान में यदि कोई निवेशक एक शेयर बेचता है तो पैसा 1 घंटे में उनके खाते में जमा हो जाएगा और खरीदार को 1 घंटे के भीतर अपने डीमैट खाते में शेयर मिल जाएगा। T+1 के वर्तमान क्वेश्चन देख लेते हैं कि T+1 के वर्तमान चक्र का मतलब है कि व्यापार संबंधित निपटान वास्तविक लेनदेन के कितने घंटों की भी होना चाहिए, तो 24 घंटे के भीतर होने चाहिए। चीन के बाद से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों T+1 के निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है, तो भारत बन गया है। वर्तमान T+1 निपटान चक्र के तहत यदि कोई निवेशक प्रतिभूतियां बेचता है तो पैसा कब तक व्यक्ति के खाते में जमा हो जाता है, तो अगला दिन। अब पढ़ लेते हैं क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर QRNGC क्या है। लिंकोपिंग विश्वविद्यालय स्वीडन में एक नए प्रकार के यादृच्छिक संख्या जनरेटर विकसित किया जा रहा है जो कि डिजिटल सूचना विनिमय को सुरक्षित, सस्ता और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के वादा करता है। जिस प्रणाली का विकास चल रहा है उसके 5 वर्षों में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में आने की उम्मीद है। एन्क्रिप्शन एक कंप्यूटर प्रोग्राम या हार्डवेयर के माध्यम से यादृच्छिक संख्याएं उत्पन्न करके किया जाता है। अबाध वाले कोई शामिल भौतिक प्रक्रियाओं का कारण सुरक्षित माना जाता है। प्राप्त करने वाले छोर पर डेटा को यादृच्छिक संख्या जनरेटर द्वारा प्रदान की गई कुंजियों का उपयोग करके ऑनलाइन किया जा सकता है और केवल रिसीवर को ही ज्ञात होता है। एल शोधकर्ताओं के अनुसार हार्डवेयर संख्या पीढ़ी में सबसे अच्छी यादृच्छिकता या QRNGC द्वारा प्रदान की जाती है। मौजूदा QRNGC पारंपरिक लेजर का उपयोग कर रहे हैं जो महंगे और अधिक ऊर्जा खपत वाले हैं। लिंकोपिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ता क्रिस्टल जैसी सामग्री फ्लोरोकाइट से बने प्रकाश उत्सर्जन डायोड का उपयोग करके नई प्रणाली विकसित कर रहे हैं जो कि कैल्शियम टाइटेनेट का प्राकृतिक रूप में से पाया जाने वाला खनिज है। QRNG ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर TRNGC का एक विशेष मामला है जो कि क्वांटम प्रक्रियाओं को मापकरण या यादृच्छिकता उत्पन्न करते हैं जो कि स्वभाव से गैर नियतात्मक है। इसके कई फायदे हैं जिसमें शामिल है क्वांटम अधिनियम का उपयोग करने में एक मौलिक लाभ, आमतौर पर फोटोनिक्स का लाभ उठाकर तेज प्रदर्शन, अप्रत्याशितता की उत्पत्ति को समझने और सत्यापित करने की क्षमता। ये संपूर्ण साइबर सुरक्षा श्रृंखला के लिए मुख्य आश्वासन वास्तविक के यादृच्छिक संख्या जनरेटर TRNGC यादृच्छिक अंक उत्पन्न करने के लिए एक विशिष्ट यादृच्छिक भौतिकी प्रक्रिया को मापने के आधारित। इस प्रकार ऐसी जनसंख्या को अनिहित भौतिक प्रक्रिया से आती है जो कि वास्तव में पूरी तरह से अप्रत्याशित को हो जाती है। TRNGC सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए आधार रेखा है। TRNGC हार्डवेयर घटक है और उन्हें ठीक से बनाने के लिए परिष्कृत इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। TRNGC किसका घटक है, तो हार्डवेयर का है। TRNGC किसका घटक है, तो हार्डवेयर का है। ठीक है,
एग्रीचेज 002 क्या है? एग्रीचेज 002 मई 2020 में एग्रीचेज रेत समुद्र में विशिष्ट हरे क्रिस्टल वाली कुछ समान चट्टानों पाई गई है। एग्रीचेज यह पश्चिमी अल्जीरिया और उत्तरी माली में सहारा का एक रेतीला क्षेत्र है। इसमें बड़े पैमाने पर बदलते टीले शामिल होता है। देखिए यही है अल्जीरिया है ना, यहीं पर बात है। एग्रीचेज 002 विशिष्ट हरे रंग की क्रिस्टलीय वाली चट्टानों का बारीकी से निरीक्षण करने पर यह बाहरी अंतरिक्ष से निकला जो कि सौरमंडल की शुरुआत से बचा हुआ था। वे सभी एग्रीचेज 002 नामक उल्कापिंड के टुकड़े थे जो कि अब तक मिली सबसे पुरानी ज्वालामुखी चट्टान है। एग्रीचेज 002 एक सामूहिक एक्रानटाइट है। इसके मूल शरीर और पारंपरिक संबंध अज्ञात है। एक्रानटाइट पिघले हुए ग्रहाणुओं से बनी चट्टानें हैं जिन्हें हम गैस और मलबे के बादल में ठोस गांठ कहते हैं जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। पूर्व एग्रीचेज 002 एग्रीचेज 002 में प्रचुर मात्रा में सीसा 206 और सीसा 206 और सीसा 207 साथ ही नहीं सीमा होना चाहिए, यहाँ पर गलत लिख दिया। साथ ही अपघटित यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 मौजूद है। निष्कर्ष है कि इसका विश्लेषण करने पर पता चला कि यह लगभग 4.556 अरब वर्ष लगभग 120,000 वर्ष पुराना है। यह भी पाया गया है कि एल्युमिनियम 26 धूल और गैस के पूरे बादल में काफ़ी असमान रूप से वितरित था जिसने सौरमंडल का निर्माण किया। एल्युमिनियम 26 अपेक्षाकृत तेजी से क्षय होता है। लगभग 105,000 वर्षों के बाद यह विभिन्न वस्तुओं की संक्षेप आयु निर्धारित करने के लिए उपयोगी है, लेकिन वर्षों में उनकी पुनः आयु निर्धारित करने के लिए नहीं है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है कि मई 2020 में एग्रीचेज रेत समुद्री में किस रंग की विशिष्ट क्रिस्टलीय वाली एक असमान चट्टानें पाई गई है। ती जो है विशिष्ट हरे क्रिस्टलीय चट्टानें। खास क्वेश्चन इसमें बना नहीं है, फिर एक क्वेश्चन इसमें बना हुआ है। BSS के लिए BGF योजना। देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं, करेंट अफेयर से थोड़ा मुश्किल लगती है योजना, ऐसी बड़ होती है तो भी फिर भी हम पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BSS के विकास के लिए व्यवहारकर्ता अंतर वित्त पोषण BGS योजना को मंजूरी दे दी है। मिशन क्या है? इस योजना में 2030 से लेकर 2031 तक 4,000 मेगावाट की BSS परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। BSS के ये ऐसे उपकरण हैं जो कि सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से ऊर्जा को संग्रहित करने और फिर तब जारी करने में सक्षम बनाते हैं जब बिजली की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वित्तीय सहायता पूंजीगत लागत का 40% तक व्यवहार्यता गैप फंडिंग BGF के रूप में समर्थन किया जाएगा। 3,760 करोड़ रुपये की संपूर्ण व्यवहार्यता अंतर्निधि BGF केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। BGF को BSS परियोजनाओं को कार्यान्वयन की विभिन्न चरणों से जुड़े 5 किस्तों में वितरित किया जाएगा। उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं और वितरण कंपनियों को स्वच्छ और विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए बैटरी भंडारण प्रणालियों की व्यवहार्यता को बढ़ाकर उनकी लागत को कम करना। यह सुनिश्चित करने के लिए योजना का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचे। BESS परियोजनाओं क्षमता का न्यूनतम 85% वितरण कंपनियों डिस्कॉम को उपलब्ध कराया जाएगा।
यह योजना 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा और गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की भारत की महत्वाकांक्षाओं का अनुरूप है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करती है। सौर ऊर्जा 2014 में यह 2.6 गीगावाट से बढ़ाकर वर्तमान में 7.1 मतलब 71 गीगावाट हो गई है, जबकि पवन ऊर्जा 21 गीगावाट 2014 में से बढ़ाकर 40 गीगावाट हो गई है। अब एपियस मेलिफेरा क्या है? एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि एपियस मेलिफेरा शहरी इलाकों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR के प्रसार पर निर्धारण करने के लिए एक प्रभावी बायोमॉनिटर हो सकता है। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध AMR एक सूक्ष्म जीवों की उन्हें रोकने या मारने के लिए डिजाइन की गई है। दवाओं की उपस्थिति में बने रहने या बढ़ने की क्षमता है। बायोमॉनिटरिंग यह मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित पराग के विश्लेषण के माध्यम से जैव विविधता और प्रदूषण को मापने का एक उपकरण है जो प्राकृतिक ड्रोन और जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है। मधुमक्खी मानव पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करती है, इसलिए वे वास्तव में प्रदूषण का एक अच्छा संकेतक है जो कि मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम पैदा कर सकता है। यह पाया गया है कि सभी छत्तों से लिए गए 80% मधुमक्खी को नमूने एक या अधिक AMR लक्ष्यों के लिए सकारात्मक थे। एपिस मेलिफेरा क्या है? पश्चिमी मधुमक्खी या यूरोपीय मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा दुनिया भर में मधुमक्खियों की 7 से लेकर 12 प्रजातियों में से सबसे आम है। भौगोलिक सीमा यह यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका का मूल निवासी है। अब यह अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाया जा रहा है। आहार इसका क्या है कि वयस्क मधुमक्खी श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा फूलों को पौधों में एकत्रित किए गए पराग और अमृत के साथ साथ शहद नामक गाढ़ा रस भी खाती है। युवा लार्वा मधुमक्खी श्रमिक मधुमक्खियों से शहद, रस और शारीरिक स्राव खाती है, जिन्हें वर्कर जेली या रॉयल जेली कहा जाता है। देखिए कैसा मधुमक्खी है ना, कैसे फूल का दही चूस रहा है। अब देखिए कौन सी योजना 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा और गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अपनी 50% ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है। तीसरी जो है BSS के लिए VGF योजना। दूसरा है कि एल और ऊर्जा 2014 से 2.6 गीगावाट से बढ़ाकर वर्तमान में कितना गीगावाट हो गया है? तभी पढ़े थे 71 गीगावाट हो गया है। NPCI के नए भुगतान उत्पादन। NPCI ने हाल ही में लोकप्रिय भुगतान प्लेटफॉर्म UPI पर कई नए भुगतान विकल्प लॉन्च किया है। नई पहल है UPI पर क्रेडिट लाइन UPI लाइट X टैप करें और भुगतान करें। नमस्ते UPI और बिल पे कनेक्ट। उद्देश्य है कि एक समावेशी लचीला और टिकाऊ डिजिटल भुगतान परिस्थितियां तंत्र बनाना। इससे UPI को प्रति माह 100 अरब लेन देन का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। देखिए उत्पाद और विशिष्टताएं क्या क्या है जो पढ़ लेते हैं। नमस्ते है मैं, इसका है यह UPI पर संवादात्मक भुगतान के लिए एक सुविधा है। यह उपयोगकर्ताओं को हिंदी और अंग्रेजी में ऐप्स, टेलीकॉम कॉल और 10T उपकरणों के माध्यम से वाया सक्षम UPI भुगतान करने में मदद करेगा और यह जल्द ही कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। नमस्ते, ठीक है। फिर पढ़ते हैं बिल पे कनेक्ट। बिल पे कनेक्ट है कि पूरे भारत में बिल भुगतान के लिए एक राष्ट्रीयकृत नंबर के माध्यम से यह उपभोक्ताओं को पूरा देश में मैसेजिंग ऐप पर हाय भेजकर अपने बिल प्राप्त करने और भुगतान करने में सक्षम बनाता है। इसे NPCI की सहायक कंपनी भारत बिल पे द्वारा पे किया गया है। बिना स्मार्टफोन या तत्काल मोबाइल डेटा एक्सचेंज वाले ग्राहक
मिस्ड कॉल देकर भी बिल का भुगतान कर सकेंगे। यह कनेक्ट वॉइस असिस्टेंट बिल भुगतान सुविधा भी प्रदान करता है। तो बिल पे कनेक्टेड यूपीआई पर क्रेडिट लाइन दोनों पढ़ते हैं। यूपीआई ऋण तक पहुंच बढ़ाना और यूपीआई के माध्यम से बैंकों से पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइनों के माध्यम से वित्तीय समावेश और नवाचार को बढ़ावा देना। यूपीआई लाइट एक्स क्या है कि इसे ऑफलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। इसे यूपीआई लाइट फीचर पर आधारित बनाया गया था जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था। यूपीआई लाइट यूपीआई टाइप करें और भुगतान करें। ये क्यूआर कोड और एनपीसी प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ाने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई टैप एंड पे की शुरुआत की। यह ग्राहकों को व्यापारिक स्थानों पर भुगतान करने के लिए एनपीसी सक्षम क्यूआर कोड टाइप करने की शुरुआत देगा। उत्पादन विशिष्टताएं और नमस्ते यूपीआई। यह यूपीआई व संवादनात्मक भुगतान के लिए एक सुविधा है। यह उपभोक्ताओं की हिंदी और अंग्रेजी में ऐप से टेलीकॉम कॉल और T20 उपकरणों के माध्यम से वाया सक्षम यूपीआई भुगतान करने में मदद करेगा। यह जल्द ही कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। वीपीएल कनेक्ट है कि पूरे भारत में बिल भुगतान के लिए एक राष्ट्रीयकृत नंबर के माध्यम से ये उपभोक्ताओं को पूरे देश में मैसेजिंग ऐप पर हाय भेजकर अपने बिल को प्राप्त करने और भुगतान करने की संक्षेप बनाता है। इसे एनपीसीआई सहायक कंपनी भारत बिल पे द्वारा पेश किया गया है। बिना स्मार्टफोन या तत्काल मोबाइल डेटा एक्सचेंज वाले ग्राहकों को मिस कॉल देकर भी बिल का भुगतान कर सकेगा। यह कनेक्ट वॉइस असिस्टेंट बिल भुगतान सुविधा भी प्रदान करता है। यूपीआई पर क्रेडिट लाइन ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए और यूपीआई के माध्यम से बैंकों से पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइनों के माध्यम से वित्तीय समावेश और नवाचार को बढ़ावा देना। यूपीआई लाइफ एक्स इसे ऑफलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। इसे यूपीआई लाइफ फीचर के आधार पर बनाया गया था जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था। यूपीआई लाइफ है यूपीआई टैप एंड पे क्यूआर कोड और एनपीसी प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ाने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई टैप एंड पे की शुरुआत किया है। यह ग्राहकों के व्यापारिक स्थानों पर भुगतान करने के लिए एनपीसी सक्षम क्यूआर कोड टाइप करने की अनुमति देगा। यूपीआई लाइफ को क्यों लॉन्च किया गया है? तो ऑफलाइन पेमेंट के लिए। यूपीआई लाइफ कब लॉन्च किया गया है? 2022 में। एनपीसीआई से यूपीआई को प्रति माह कितने अरब लेन देन के लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी? तो 100 चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर SLIM चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर SLIM क्या है जब पढ़ते हैं। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जेक्सा ने हाल ही में सलीम मून लैंडर लॉन्च किया। ठीक है, सलीम क्या है? ये एक छोटे पैमाने का अन्वेषण लैंडर है जिसे चंद्रमा की सतह पर सटीक लैंडिंग और चंद्रमा की उत्पत्ति की जांच के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन को मून स्प्राइपर नाम दिया गया है। यह कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में अन्वेषण के लिए मौलिक प्रौद्योगिकी का भी परीक्षण करेगा जो कि सौर मंडल की भविष्य की वैज्ञानिक जांच के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एजेंसी जापान एब्रोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जक्सा प्रक्षेपण यान HIIA रॉकेट है। यह जापान एब्रोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा किया जा रहा है पहला चंद्रमा लैंडिंग प्रयास है। ये यदि सफल हो, जापान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश होगा और SLIM चंद्रमा पर उतरने वाला सबसे छोटा और हल्का अंतरिक्ष यान होगा। SLIM के लिए चुनी गई लैंडिंग साइट चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सियोली नामक एक छोटे क्रेटर के पास है।
ASLIM चंद्रमा के नज़दीकी हिस्से मारे नेक्टेरिस के करीब छूने के लिए तैयार है। एक चंद्र सागर जो पृथ्वी से देखने पर एक काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। लैंडिंग के बाद यान का लक्ष्य चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में सुराग की तलाश में स्थलों के पास अल्बिनो चट्टानों की संरचना का विश्लेषण करना है। रोवर कोई भी चंद्रमा रोवर SLIM पर लोड नहीं किया गया है। जक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो जापान के है। जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा ने कौन सा मून लैंडर लॉन्च किया है? तो सिलिम मून लैंडर। एक समुद्री घास पार्क क्या है जो पढ़ लेते हैं। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री ने हाल ही में तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना के लिए आधारशिला रखी है। परिचय है कि तमिलनाडु बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क के रूप में भारत के पहले मत्स्य पालन एक्वा पार्क की घोषणा केंद्रीय बजट 2021 में की गई है। मॉडल है कि हब एंड स्पोक मॉडल है। उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य समुद्री शैवाल की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देना। इसकी कल्पना वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए समुद्री शैवाल की विभिन्न प्रजातियों और उनके संभावित अनुप्रयोगों का अध्ययन करने के लिए समुद्री शैवाल की खेती के लिए एक अनुसंधान और विकास केंद्र के रूप में की गई है। समुद्री खरपतवार पार्क स्थानीय समुदायों को जागरूकता पैदा करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम कर रहा है। खेती समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु के 6 तटीय जिलों में 136 तटीय मछली पकड़ने वाले गांवों में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देगा। संरक्षण पार्क समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करेगा और इसमें विभिन्न समुद्री प्रजातियों को उजागर करने वाला एक मछली घर होगा जो कि जीवित रहने के लिए समुद्री शैवाल पर निर्भर है। संबंधित उपनायक क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY, इसका किसान क्रेडिट कार्ड KCC साथ की राज्य की योजनाएं हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन हैं। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री ने हाल ही में कहाँ बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु ने किस वर्ष बजट में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की घोषणा की है? तो 2021 में। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, कल फिर से, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा, और करेंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है मैं वही पढ़ाऊँगी इस पर।